नमस्कार साथियों, हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी की कक्षा 7 की बुक हमारा राजस्थान का अध्ययन और कक्षा 6 की बुक का जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो के अंतर्गत प्रत्येक अध्याय वाइज यानी प्रत्येक पाठ के अनुसार है वो बना दिए हैं, जो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। और प्ले लिस्ट में जाकर आपको कक्षा 6 का जितना भी मटेरियल है हमारा राजस्थान के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का है वो सभी मैंने अपलोड कर दिया है। और जो स्टूडेंट मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अभी आया है, जिसको एनसीईआरटी की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की बुकों के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनका अध्ययन करना है, उसके अलावा ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट अगर पढ़ना है तो वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आपका समय न लेते हुए आज कक्षा 7 का ये पहला पाठ है जिसका नाम है वन वन्य जीव एवं संरक्षण। वन वन्य जीव एवं संरक्षण पहला पाठ है। और पहले पाठ के अंतर्गत अपना पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952। राष्ट्रीय वन नीति कब की है? 1952 की है। और संशोधित राष्ट्रीय वन नीति कब की है? 1988 के अनुसार कुल भूभाग का वन क्षेत्र होना चाहिए। यानी ध्यान देना है आपको, दो तरीके के क्वेश्चन यहाँ पहले ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय वन नीति कब की है, तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 की है। और संशोधित राष्ट्रीय वन नीति कब की है, तो संशोधित राष्ट्रीय वन नीति 1988 की है। और संशोधित 1952 की नीति और संशोधित 1988 की नीति के अनुसार कुल भूभाग का वन क्षेत्र होना चाहिए। तो आपका उत्तर रहेगा 33%, यानी 33% क्षेत्र पर वन क्षेत्र होना अनिवार्य है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी। ध्यान देना, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी किस जिले में स्थित है? तो आपका उत्तर क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों? जोधपुर रहेगा। याद रखना है दोस्तों, आफरी एवं काजरी एवं आफरी ये दोनों ही कहाँ पर है? जोधपुर के अंतर्गत है। और ध्यान देना कि आफरी है वो शुष्क वन अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। उसके बाद में बात करें अगले क्वेश्चन की, तो राजस्थान के कुल क्षेत्र का लगभग भाग वन क्षेत्र में आता है। तो यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का भाग है वो वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कौन सा कितना आता है? 10वां भाग आता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वनों को 3 भागों में बांटा जाता है, उसमें शामिल है। तो वनों को 3 भागों में बांटा जाता है, उसमें शामिल है तो उपरोक्त सभी हैं। ध्यान रखना है, आरक्षित वन होते हैं, सुरक्षित वन होते हैं और अवर्गीकृत वन होते हैं। वनों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो याद रखना 3 भागों में बांटा जाता है, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत क्षेत्र। उसके बाद में बात करें विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है वो कहाँ बढ़ता है? तो खेजड़ली में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? खेजड़ली। और खेजड़ली कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? तो राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो उदयपुर में है। और सबसे कम वन क्षेत्र है वो चूरू जिले के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना है। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में सदाबहार वन है वो माउंट आबू में पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में राजस्थान के सदाबहार वन पाए जाते हैं? माउंट आबू में पाया जाता है। उसके बाद में ध्यान रखना है कि राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी है वो गोडावण है। कौन सा है? गोडावण है। राज्य का राज्य पशु कौन सा है? तो राज्य का राज्य पशु चिंकारा है। कौन सा है? चिंकारा है। और ऊंट को भी शामिल कर लिया गया है, ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करते हैं कि राज्य का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। राज्य का राज्य पशु पालतू पशु की श्रेणी में रखा गया तो वो कौन है? ऊंट है। और राज्य का कलिप वृक्ष किसको कहा जाता है? तो राज्य के कलिप वृक्ष है वो किसको कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों राज्य का राज्य पुष्प कौन सा है? तो राज्य का राज्य पुष्प रोहिड़ा का फूल है। उसके बाद में सेवण घास किस जिले में पाई जाती है? तो सेवण घास जैसलमेर में पाई जाती है। ध्यान देना, सेवण घास
सेवण घास है वो जैसलमेर में पाई जाती है। ठीक है, लाठी सीरीज के अंतर्गत आती है। लाठी सीरीज है वो भूगर्भीय जल पट्टी है और वहाँ पर किस प्रकार की घास पाई जाती है? सेवण घास पाई जाती है। राज्य में राष्ट्रीय उद्यान, राज्य में राष्ट्रीय उद्यान है तो ध्यान रखना ये सभी के सभी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद में बात करें दोस्तों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद में बात करें दोस्तों कि साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? तो साइबेरियन क्रेन है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। उड़न गिलहरियाँ किस राज्य अभयारण्य में पाई जाती है? तो उड़न गिलहरियाँ सीता माता अभयारण्य में पाई जाती है। गोडाउन किस अभयारण्य में पाई जाती है? गोडाउन किस अभयारण्य में पाई जाती है? तो उत्तर आपका क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों? राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडाउन पाई जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि इसके साथ में उत्तर दिए हुए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात ये बनती है कि ये अभी अभी जो आपके जो क्वेश्चन है प्रत्येक पार्ट के, वो एक बार के लिए क्या हो जाएंगे? रिपीट हो जाएंगे और स्पीडली जल्दी जल्दी ये रिपीट हो जाएंगे। अपना दूसरा पार्ट है दोस्तों, दूसरे पार्ट का नाम क्या है? तो दूसरे पार्ट का नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जस्ता शोध संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो जस्ता शोध संयंत्र है वो देबारी उदयपुर में स्थापित किया गया है। तो याद रखना देबारी स्थान कहाँ पर है? उदयपुर में। सीसा जस्ता शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? सीसा जस्ता शोध संस्थान चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। सीसा जस्ता या जस्ता शोध है, ये ध्यान देना, ये जस्ता शोधक संयंत्र है जो देबारी में है, और ये सीसा जस्ता शोधक संयंत्र है। ठीक है, जो कहाँ पर है? चंदेरिया में स्थापित किया गया है। देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना भड़ला जोधपुर में की गई है। कहाँ की गई है? जोधपुर में की गई है। लोहा एशक मैंगनीज सीसा जस्ता चांदी तांबा आदि खनिज किस प्रकार की खनिज है? तो लोहा एशक मैंगनीज सीसा चांदी जस्ता, लोहा एशक मैंगनीज सीसा चांदी जस्ता तांबा, ये किस प्रकार के धात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं? किसकी श्रेणी में आते हैं? धात्विक श्रेणी में आते हैं। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यानी खनिजों की उपलब्धता, जहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, उत्पादन जहाँ से पैदावार तैयार किए जाते हैं, उसको निकाला जाता है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो राजस्थान का रावली पर्वतमालीय क्षेत्र है, वो खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद में बात करें कौन सा कोयला उत्तम किस्म का है? तो सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला है वो एंथ्रेसाइड है। कोयले कितने प्रकार के होते हैं? कोयले 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रेसाइड है, बिटमिन्स है, लिग्नाइट है, पीट है। कोयला के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं, और सबसे उच्च क्वालिटी का जिसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम पाई जाती है वो एंथ्रेसाइड है। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो ध्यान देना दोस्तों, राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करें दोस्तों, राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो आपका उत्तर क्या रहेगा? तो राजस्थान में ध्यान रखना बरसिंगसर है, बरसिंगसर बीकानेर में पड़ता है, मेड़ता रोड नागौर में पड़ता है, और कपूरडी बाड़मेर में पड़ता है। यहाँ ये सभी के सभी कोयले की खान है यहाँ पर, और लिग्नाइट प्रकार का यहाँ से कोयला पाया जाता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? तो राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में। राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? यानी लिग्नाइट कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? गिरल बाड़मेर में। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कि किस स्थान पर कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है? कोयले पर आधारित है ये, ध्यान देना, कोयले पे पूछा है तो ध्यान रखना छबड़ा 12 में। छबड़ा 12 वाला किस पर है? कोयले पे है। और ध्यान रखना कि अभी अभी पढ़ के आए थे, लिग्नाइट पर आधारित ये गिरल है। ठीक है, लिग्नाइट कोयले पे आधारित कौन सा है? गिरल है। उसके बाद में बात करें किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? ध्यान देना, किस बेसिन की बात की है? तो जैसलमेर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है, बीकानेर नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है, और बाड़मेर सांचौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। ध्यान रखना कि ये सभी बेसिन है, इन सभी बेसिनों में खनिज तेल है वो पाया जाता है। उसके बाद में ध्यान देना दोस्तों, घोटारू, ये नाम याद रखना है, घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाड़ा आदि स्थानों को किस प्रकार के भंडार के लिए जाना जाता है? तो प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है इनको। घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाड़ा, ये सभी क्षेत्र है वो किसके लिए जाने जाते हैं? प्राकृतिक गैस के लिए जाने जाते हैं। सादेवाड़ा जैसलमेर, बागेवाड़ा बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये खनिज तेल से संबंधित है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले कंपटीशन के लिए। उसके बाद में बात करें दोस्तों कि राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह, यानी ये गैस पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? गैस पर आधारित है। तो याद रखना दोस्तों कि रामगढ़ जैसलमेर गैस पर आधारित है, अंता 12
गैस पर आधारित है और धौलपुर गैस पर आधारित है। ये सभी के सभी किस पर आधारित है? गैस पर आधारित है। चलिए दोस्तों, अगला पाठ है अपना पाठ संख्या 3 और पाठ का नाम है कृषि एवं सिंचाई। कृषि एवं सिंचाई। तो बात करते हैं कृषि एवं सिंचाई। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? तो जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है वो ड्रिपिंग पद्धति यानी बूंद बूंद सिंचाई एवं फुहारा पद्धति यानी ड्रिपिंग पद्धति है, वो सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोट एवं जीरे के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसमें पहला स्थान है अपना, हम लोग पहले स्थान पर है इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोट, जीरे के लिए। तो ध्यान देना इसबगोल सबसे ज़्यादा जालौर में पैदा की जाती है। उसके बाद में एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी कृषि मंडी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ा कृषि फार्म है वो दोस्तों सूरतगढ़ में। कहाँ पर स्थित है? सूरतगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? सूरतगढ़ में। ठीक है, चलिए दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं कि मेवाड़ का मुख्य भोज्य भोजन निम्न में से कौन सा है? तो मेवाड़ का सबसे प्रमुख भोजन कौन सा है? तो ध्यान रखना दोस्तों, मक्का की रोटी वहाँ के लोग ज़्यादा खाते हैं। कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि किस प्रकार की फसलें आती है? तो कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि किस प्रकार की है भाई? ये व्यापारिक फसलें किसके अंतर्गत आती है? व्यापारिक फसलों के अंतर्गत आती है। चलिए बात करते हैं दोस्तों चौथे पार्ट की, राजस्थान में कृषि विपणन। कृषि विपणन। तो राज्य की जोधपुर मंडी प्रसिद्ध किसके लिए है? यानी जोधपुर मंडी है वो किसके लिए जानी जाती है? तो जोधपुर मंडी है वो जीरे के लिए जानी जाती है। मत बाऊ हमारा पढ़ना जीरो, वो जीरो जीरो वेरी रे, मत बाऊ हमारा पढ़ना जीरो। तो जोधपुर मंडी किसकी संबंधित है? जीरे से संबंधित है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई है। तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई है? 1974 में की गई है। राज्य की कोटा मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोटा की मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो कोटा की मंडी प्रसिद्ध है धनिया के लिए। पीडीएस का पूरा नाम है? तो पीडीएस का नाम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली वह तंत्र या प्रणाली जिससे देश के गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान की जाती है। तो वो कौन सी है भाई? वो है दोस्तों पीडीएस। वो कौन सी है? पीडीएस प्रणाली है जिसके तहत देश के गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण किया जाता है, यानी खाद्यान्न की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, अगला पार्ट है अपना जिसका नाम है राजस्थान में व्यापार, यानी राजस्थान में व्यापार। चलिए बात करते हैं व्यापार के अंतर्गत। तो राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल, याद रखना है, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल जिसका नाम है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई है? तो आपका उत्तर रहेगा ब्यावर। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ध्यान रखना है दोस्तों 1989 में की गई। कब की गई? 1989 में की गई है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्रों की मिल है। और कहाँ पर है ये? ब्यावर में। कहाँ पर है? ब्यावर में। ठीक है, उसके बाद में बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत, राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है। कितने निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है? तो 35। कितने को? किसके लिए किया जाता है? कि राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार है, जो श्रेष्ठ निर्यातक होते हैं यानी जो निर्यात सबसे ज़्यादा करते हैं उनको 35 लोगों को क्या किया जाता है? पुरस्कृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने सरकारी प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन हेतु किस नीति का निर्माण किया है? तो आपका उत्तर रहेगा 2019 की नीति का निर्माण किया है। वह व्यापार जो एक दिशा से अन्य दोनों के साथ किया जाता है, वह व्यापार जो एक देश से अन्य देशों के साथ व्यापार किया जाता है, किस प्रकार का व्यापार होता है? तो दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। वह व्यापार जो एक राज्य या अन्य राज्यों के साथ यानी दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? अंतर्राज्यीय व्यापार कहते हैं। वस्त्र नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? भी वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा जाना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। राज्य में दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो राज्य में दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित जो उद्योग है वो कौन सा है? चीनी उद्योग है। पहला वस्त्र उद्योग है, ध्यान देना, पहला वस्त्र उद्योग है, तो दूसरा कौन सा है? चीनी उद्योग है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों आगे, अगला पार्ट है अपना राजस्थान के प्रमुख शासक। राजस्थान के प्रमुख शासक, बात करते हैं किस मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी? किस मुगल बादशाह ने
किस मुगल बादशाह जसवंत सिंह का संबंध ध्यान रखना दोस्तों जोधपुर से। कहाँ से है? जोधपुर से। ठीक है, तो किस मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि पूछा है दोस्तों? तो महाराजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। मिर्जा राजा जय सिंह के काल में 1662 में बिहारी सतसई लिखी गई। अब यहाँ पर ध्यान देना है, पहले तो क्वेश्चन का उत्तर आता है बिहारी सतसई कब लिखी गई? तो 1662 में लिखी गई। बिहारी सतसई जब लिखी गई तो शासक कौन था? मिर्जा राजा जय सिंह था। कौन था? मिर्जा राजा जय सिंह लिखी गई। उसके लेखक कौन है? तो बिहारी सतसई के लेखक कौन है? राजकवि बिहारी। राजकवि बिहारी है वो बिहारी सतसई के क्या है? लेखक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? तो राजपुताने का कर्ण किसको कहा जाता है? तो राजपुताने का कर्ण कहा जाता है महाराजा राय सिंह को। किसको कहा जाता है? महाराजा राय सिंह को। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है किस शासक का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग है? तो यानी किस शासक का शासनकाल है वो मारवाड़ का शौर्य युग है? तो आपका उत्तर क्या रहेगा? मालदेव का शासनकाल है वो मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। संगीत राज संगीत मीमांसा सुड प्रबंध, ये ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगीत राज संगीत मीमांसा सुड प्रबंध ग्रंथ है, ये कृतियां किसकी है? तो आपका उत्तर रहेगा महाराणा कुंभा की। किसके हैं? महाराणा कुंभा की। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना किस कवि के द्वारा की गई? तो पृथ्वीराज रासो की रचना है वो मेरे प्यारे दोस्तों चंद्रबरदाई के द्वारा की गई है। फारसी इतिहासकार हसमत वाला शासक है। फारसी इतिहासकारों ने किसे हसमत वाला शासक कहा है? तो आपका उत्तर क्या रहेगा? मालदेव को हसमत वाला शासक कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान की माता का क्या नाम था? तो पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूरी देवी था। महाराणा कुंभा किस वर्ष मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे थे? तो महाराणा कुंभा की बात कर रहे हैं दोस्तों। महाराणा कुंभा है वो मेवाड़ के राज सिंहासन पर 1433 को बैठे थे। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। किसने की थी? जयदेव ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है कि किस शासक द्वारा अचलगढ़ दुर्ग, ध्यान देना ये बड़ा क्वेश्चन है, याद रखना। अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, भोमट दुर्ग, मचान दुर्ग आदि दुर्गों का निर्माण करवाया? तो आपका उत्तर रहेगा महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, भोमट दुर्ग और मचान दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है रणछोड़ भट्ट द्वारा किस भाषा में राज प्रशस्ति के 25 शिलालेखों को गुदा गया? तो वो कौन सी भाषा की है? संस्कृत की है। संस्कृत की गद्य और पद्य की शैली है और गद्य और पद्य की जो शैली होती है उसको क्या कहा जाता है? चंपू शैली। ठीक है, गद्य पद्य में लिखी गई है और चंपू शैली है इसकी। कौन सी शैली है? चंपू शैली है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान यानी आज़ादी के आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का क्या योगदान रहा है उसके बारे में बात करते हैं। किस वर्ष मानगढ़ पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पे? मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन मास में और पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हुआ। ठीक है, किस वर्ष मानगढ़ की पहाड़ी पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हुआ जहां पर अंग्रेजों की सेना ने पहाड़ी के चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलाई? तो आपका उत्तर रहेगा 1913 की घटना है ये। कब की घटना है? 1913 की। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उत्तर रहेगा 1936। और ध्यान देना दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी और कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना मुंबई में हुई थी और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो कहाँ हुई थी? रेवाड़ी में हुई थी। ठीक है, राजस्थान के 3 ऐसे प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी। ठीक है, उसके बाद में बात करें दोस्तों कि बीकानेर प्रजामंडल का जो संस्थापक था, जिस व्यक्ति ने स्थापित किया था, उस व्यक्ति का क्या नाम था? तो मगाराम वैद्य था। यानी प्रजामंडल बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई और उस प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो मगाराम वैद्य था। किस वर्ष रणछोड़ दास गटानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई? तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में हुई थी। ठीक है, एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर, ध्यान देना, एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित होकर महाराणा को कितनी सूत्रीय मांग का प्रमाण पत्र दिया? तो आपका उत्तर रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों 21 सूत्रीय मांग का प्रमाण पत्र दिया। एक ही आंदोलन किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने चलाया था और इसी के दौरान ये 21 मांगें रखी गई थी। राजस्थान के
किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में होती है, तो याद रखना हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में है, ठीक है। और किस आंदोलन की होती है, तो याद रखना दोस्तों शेखावाटी आंदोलन की चर्चा है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में होती है। प्रजामंडल के संबंध में, किसके संबंध में, प्रजामंडल के संबंध में महानायक ने कहा कि किसी एक स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो। तो ये किस व्यक्ति ने कही थी ये बात, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। किसने कही थी ये बात, जवाहरलाल नेहरू ने कही थी ये बात, ठीक है। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों का संबंध किस किसान आंदोलन से संबंधित है ये, तो ये सभी के सभी मेरे प्यारे दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो ये राजस्थान में सबसे लंबा 44 वर्ष तक चलने वाला आंदोलन था। सन 1897 में शुरू हुआ और 1941 में ये आंदोलन समाप्त हुआ था। यानी इसमें 84 प्रकार की लाग बागें थी और इस आंदोलन के 3 चरण थे। 3 चरण में पहले चरण की बात करें तो 1896 से लेकर 1916 तक था और दूसरा चरण 1916 से लेकर 1923 तक था और तीसरा चरण 1927 से लेकर और 1941 तक था मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कि पहले चरण में इसका नेतृत्व है, जो बात करें तो पहले चरण का नेतृत्व सीताराम दास ने किया था, द्वितीय चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था और तृतीय चरण के नेतृत्व की बात करें तो जमनालाल बजाज और माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों 1897 में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता ने कितने प्रकार की लागतें ली जाती थी, तो ये अभी मैंने आपको चर्चा में ये क्वेश्चन का उत्तर बताया था, 84 प्रकार उत्तर आएगा इसका। उसके बाद में सूअरों से संबंधित राजस्थान में कौन सा किसान आंदोलन हुआ था, तो सूअरों से संबंधित राजस्थान में अलवर किसान आंदोलन हुआ था। कौन सा हुआ था, अलवर किसान आंदोलन हुआ था। जरायम पैसा कानून किस वर्ष समाप्त हुआ, तो जरायम पैसा कानून कब समाप्त हुआ, तो ध्यान देना दोस्तों देश आज़ाद होने के बाद और संविधान लागू होने के बाद 1952 में समाप्त हुआ था ये। और 1952 में राजस्थान में क्या हुए थे, प्रथम चुनाव हुए थे, उस दौरान जरायम पैसा कानून है वो समाप्त हुआ था। ध्यान रखना है ये जयपुर से संबंधित है जरायम पैसा कानून, याद रखना। नानक भील की मृत्यु किस संगठित किसान आंदोलन के अंतर्गत हुई थी, तो नानक भील की मृत्यु है वो ध्यान देना किससे संबंधित है, बूंदी किसान आंदोलन और बरड़ किसान आंदोलन उनसे संबंधित हैं। रूपाजी व कृपाजी का संबंध किससे है, तो रूपाजी व कृपाजी का संबंध किससे है, बेंगू किसान आंदोलन से। किससे, बेंगू किसान आंदोलन से। नानजी और ठाकरी पटेल का संबंध किससे है, तो नानजी और ठाकरी पटेल का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से। नानक जी भील का संबंध किससे है, तो ध्यान देना बूंदी किसान आंदोलन। रूपाजी कृपाजी बेंगू किसान आंदोलन, याद रखना इंपॉर्टेंट बातें। चांदनी चौक में लॉर्ड ऑर्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ निम्न में से कौन सा एक साथी सम्मिलित था, तो आपका उत्तर रहेगा ठाकुर जोरावर सिंह बारठ। कौन था, ठाकुर जोरावर सिंह बारठ। चेतावनी राज चुंगतिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना। चेतावनी राज चुंगतिया प्रसिद्ध सोरठा लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत करने किसने किया, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, आपका उत्तर रहेगा केसरी सिंह बारठ ने लिखा था। किसने लिखा था चेतावनी राज चुंगतिया, केसरी सिंह बारठ ने लिखा था, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगला पार्ट अपना आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार। राजस्थान में सर्वप्रथम राज्य में कन्यावध और गैरकानूनी घोषित किया गया था। तो यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों कि राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया था, तो आपका उत्तर रहेगा कोटा में कन्यावध। कैसे, कै को जोड़ के याद रखना, कोटा में कन्यावध को किया गया था। अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह को निषेध कानून कब घोषित किया, तो बाल विवाह और निषेध कानून को, अनमेल विवाह को निषेध घोषित किया 10 दिसंबर 1903 को। किस वर्ष वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी, तो 1872 में, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष डाकण प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया, तो डाकण प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया 1853 में। कब किया गया, 1853 में। चलो, ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया, तो ये उत्तर आपका सीधा ही है, राजा राम मोहन राय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा बनी, तो अंग्रेजी
किस वर्ष अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बनी? तो 1835 के अधिनियम में अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा बनाया गया था। जल जंगल और जमीन का आंदोलन किसने चलाया? जल जंगल और जमीन का आंदोलन, ध्यान देना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है कंपटीशन में, मामा बालेश्वर दयाल ने चलाया था, मामा बालेश्वर दयाल। जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना हीरालाल शास्त्री ने की। नाना भाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के वे दूसरे अध्यापक जिसे पुलिस ने क्रूरता से पीटा तथा उसे वाहन के पीछे घसीटना शुरू किया था, वह था, तो आपका उत्तर रहेगा सेगा भाई। अब ध्यान देना है कि नाना भाई के शहीद होने के बाद, यहाँ पर ध्यान देना कि नाना भाई खांट, सेगा भाई खांट और उसके साथ काली बाई, ये 3 व्यक्ति हैं। और 3 व्यक्तियों में ध्यान रखना कि शहीद तो कौन सा हो गया? तो शहीद हो गया सबसे पहले नाना भाई, पहले नाना भाई चला गया, उसके बाद में सेंगा भाई को क्या किया? बस के पीछे घसीटा गया और काली बाई को गोलियों से भून दिया गया था। याद रखना, ये तीनों घटनाओं के साथ याद रखना है। चलो मेवाड़ और राज्य में बात करें, मेवाड़ और खालिस्तान राज्य में डायन प्रथा का निर्मूलन प्रथा अधिक प्रचलित थी, तो 3 नंबर आएगा कोटा में, ठीक है। उसके बाद में बात करें दोस्तों आगे, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये। तो सर टी विजय राघवाचार्य किस राज्य के प्रधानमंत्री बने? तो उत्तर रहेगा आपको मेवाड़ राज्य के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद में है संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी, तो बलवंत सिंह मेहता। ध्यान देना, ये मेवाड़ से ही चुने गए थे। सत्य के प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई इसको तो महात्मा गांधी जी ने लिखा था, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था, तो संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखा था। याद रखना दोस्तों, पंछीड़ा, पंछीड़ा नामक गीत, पंछीड़ा नामक गीत किसका है? माणिक्यलाल वर्मा का है। किसका है? माणिक्यलाल वर्मा का है। और बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इस गीत को गाया गया था, याद रखना है। पहली बार आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग कब की थी? तो पहली बार कब की थी? 1935 में की थी। कब की थी? 1935 में की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे? तो 7 थे, ठीक है। संविधान सभा अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। संविधान सभा स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने अपने कितने मंत्रियों का एक दल भारत भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है? तो यानी बहुत बढ़िया कि उसने कैबिनेट दल में कुल कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। यानी कितने सदस्य था? ये 3 सदस्य था। प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। राजस्थान मूल के प्रवासी बनारसी दास झुंझुनूवाला किस दिन राज्य से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? यहाँ ध्यान देना कि राजस्थान मूल के प्रवासी बनारसी दास झुंझुनूवाला, बनारसी दास झुंझुनूवाला किस राज्य से संविधान सभा से चुने गए थे? तो बिहार से चुनकर आए थे। कहाँ से चुनकर आए थे? बिहार से। तो दोस्तों ये था कक्षा 7 के महत्वपूर्ण, हमारा राजस्थान के महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन जो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपको मेरी क्वेश्चन का जो कंटेंट है वो अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको मेरे 12 तक के सभी जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे उन सभी पे मैं आपके लिए क्लास लेके आऊँगा क्लास वाइज। और ये थी अपनी कक्षा 7 की हमारा राजस्थान का अध्ययन, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कक्षा 6 का अगर आपको वीडियो देखना है तो वो पीछे की कक्षा मेरे क्लास में जाकर प्लेलिस्ट में मैंने जो क्लास बना रखी है उसको देखें। उसी के साथ जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।